अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर सहार फातना। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी एंडोमेट्रियोसिस की एक फॉर्म की, स्कार एंडोमेट्रियोसिस की। और आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि मेरे एक पेशेंट जो स्कार एंडोमेट्रियोसिस के साथ आया, उसको क्या प्रॉब्लम थी और हमने उसके लिए कैसे इलाज किया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ़ लाएं, या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के जरिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। स्कार एंडोमेट्रियोसिस का मतलब ये होता है कि जहाँ पहले कोई स्कार हो, पेट में ऑपरेशन हुआ हो, वहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस हो जाए। एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली एक तरह की बीमारी होती है जिसमें यूजुअली अंडेदानी में एक रसोली होती है, और वो इस तरह की रसोली होती है जो मंथली अपने जो फ्रेगमेंट्स होते हैं टिश्यूज़ उसको स्प्रेड करती है। यानी ये जब ओवरी के अंदर होती है तो बड़े चांसेस होते हैं कि ओवरी के अलावा दूसरे टिश्यूज़ में भी अपने टिश्यूज़ को स्प्रेड कर दें, जैसे ट्यूब में, यूट्रस में, कल्डी सेक में, पाउच ऑफ डगलस में इसके फ्रेगमेंट्स आने लगते हैं। इसकी अलामत क्या होती हैं? पेशेंट को पीरियड्स पहले कम आने लगते हैं, फिर पीरियड्स में दर्द होने लगता है, फिर दर्द इतना बढ़ता है कि पेशेंट बगैर पेन किलर के पीरियड्स के दिन नहीं गुजार पाती। फिर जब ये बहने लगता है तो पेशेंट को पेशाब करने में तकलीफ़ होती है, स्टूल पास करने में तकलीफ़ होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान उसको बहुत ज़्यादा डिस्परोनिया हो रहा होता है, तकलीफ़ हो रही होती है, और फिर ब्लीडिंग या तो स्पॉटिंग की फॉर्म में होती है, या इरेगुलर होती है, बंद हो जाती है, या पीरियड्स कम आ रहे होते हैं और पेट में उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब डॉक्टर से मायना कराती है तब भी उसको मायना कराने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसकी वजह है कि जो एंडोमेट्रियोसिस है, जैसे मैंने कहा, हर महीने स्प्रेड करता है, तो वो एडिशंस बना लेता है पेट में अपने फ्रेगमेंट्स की वजह से, यानी जुड़ाव पैदा हो जाता है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, जिसको की वजह से ये मज़ीद नुकसानदेह होता है। अंडेदानी में बहुत सारी रसोलियाँ होती हैं, अगर वो छोटे साइज़ की होती हैं तो हम छोड़ देते हैं, जैसे सिंपल सिस्ट है। लेकिन अगर एंडोमेट्रियोसिस होता है तो उसमें हम छोटी सिस्ट को भी नहीं छोड़ते, बिकॉज ये सिस्ट ख़तरनाक होती है। इन सेंस में ख़तरनाक होती है कि कैंसर तो नहीं है और उसमें कैंसर होने के चांसेस भी बहुत कम है, लेकिन इसलिए ख़तरनाक होती है क्योंकि जब ये एंडोमेट्रियोसिस अपनी जगह पे पड़ी होती है तो एक तरह से वो आपके ओवेरियन टिश्यूज़ को रिप्लेस कर रही होती है, यानी आपके अंडेदानी के टिश्यू को खा रही होती है, और आप टाइम पर ट्रीट नहीं करेंगे तो ये आपके अंडेदानी के टिश्यूज़ को ख़त्म कर देगी। फिर ये दूसरे पार्ट में भी स्प्रेड होती है, दूसरी अंडेदानी को इन्वॉल्व कर सकती है, ट्यूब को, ओवरीज को, कल्डी सेक में। सो द थिंग इज दैट कि अगर आप टाइम पे एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करा लें जब ये छोटी हो तभी बेहतर है, वरना अगर आप उसको ट्रीट नहीं कराएं तो ये आगे जाके प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। इसकी ट्रीटमेंट दो तरह से होती है। वो पेशेंट जो यूजुअली फैमिली कंप्लीट कर चुके हों, जिनकी मामूली बंद होने का टाइम आने लगा हो, 50 साल के करीब उम्र हो, और वो औरतें जिनकी हम सर्जरी नहीं कर सकते, या जिनको बहुत छोटी सिस्ट है, जिसके सिम्टम भी ज़्यादा ना हो, उनको हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, यानी दवाएँ दे सकते हैं। दवाएँ डिफरेंट तरह की आती हैं, दवाएँ भी आती हैं, इंजेक्शन भी आते हैं, जो कंपैरेटिवली से महंगे भी होते हैं। मगर हम इन दवाओं से कराते क्या हैं? इन दवाओं से बॉडी में एक सीडोमिनोपॉज करा दिया जाता है, यानी हम पीरियड्स को 3 से 6 महीने के लिए टोटली बंद कर देते हैं, ताकि ओवरी और यूट्रस अपना काम थोड़े अरसे के लिए बंद करें, 6 महीने के लिए, और 6 महीने में एंडोमेट्रियोसिस के साइड श्रिंक किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम दवाएं दे रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा कारामद हो जाए, बिल्कुल एंडोमेट्रियोसिस ख़त्म हो जाए, और इसको हम सिर्फ श्रिंक कर रहे हैं, इसको हम रिमूव नहीं कर रहे, तो इसके रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके दूसरी ट्रीटमेंट ऑप्शन उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो पेशेंट यंग हों, जिनको सिम्टम बहुत ज़्यादा हों, जिनको बच्चे करने हों, जिन्होंने अपनी शादी नहीं की हो, या फिर आगे फैमिली प्लान कर रहे हो, ऐसे सब लोगों की ओवरीज को हमने बचाना होता है। तो इन तरह के केसेस में फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते, फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, जिसमें हम इसकी स्टेजिंग करते हैं। फिर जो इससे जुड़ाव या एडिशंस बनाई होती हैं उनकी हम एडिनोलाइसिस करते हैं। ओवरी में जहाँ रसोली होती है उसको निकाल के ओवरी को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करके बचाने की कोशिश की जाती है। मेजॉरिटी केसेस में अगर आप टाइम पे आएंगे तो आपके अंडेदानी से रसोली निकाल के अंडेदानी को दोबारा हम बना देंगे और आपकी ओवरी को हम प्रिजर्व कर लेंगे, तो यह केसेस में निकलती नहीं है। और इस सर्जरी का फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमें ज़ाहिर सी बात है, हमने एक दफ़ा जो प्रॉब्लम थी उसको निकाल के फेंक दिया, लेकिन साथ में हमें जहाँ जहाँ इसका छिड़काव हो गया होता है, स्प्रेड हो गया होता है, वहाँ पे हम उसको बंद करके या रिमूवल करके उसको ट्रीट कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम पेशेंट की प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं कोई 3 से 6 महीने के बाद। तो अगर आप यंग हैं, अगर आप फैमिली प्लान कर रही हैं, अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई, होने वाली है, एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट चाहे छोटी ही हो उसको रिमूव
ज़रूर करवाएं, क्योंकि आपकी सिस्ट रिमूव करके ओवरी बच जाएंगी, मगर अगर उसको बहुत ज़्यादा छोड़ देंगे, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी, तो फिर हम नहीं बचा पा सकते ओवरी। ये एंडोमेट्रियोसिस बहुत सी जगहों पे हो सकता है, जैसे मैंने कहा ओवरी में भी हो सकता है, ओवरी के बाहर भी हो सकता है। और स्कार एंडोमेट्रियोसिस बहुत कॉमन है, बहुत दफ़े इनकाउंटर करते हैं कि मरीज़ हमारे पास आती है, उसको स्कार एंडोमेट्रियोसिस होता है। ये जिस पेशेंट को मैंने देखा ये मेरे पास आई थी कि मेरे ऑपरेशन को 4 साल हो चुके हैं, मगर पिछले 2 साल से मेरे ऑपरेशन वाली जगह पे बहुत दर्द भी है और कभी कभी थोड़ा बहुत खून भी आ जाता है इसमें से, और वैसे ये कोई इतनी ऐसा एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम डॉक्टर को मिल नहीं रही। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड के लिए लिख के भेजा, उसमें मैंने लिखा टू रूल आउट स्कार एंडोमेट्रियोसिस। जब डॉक्टर ने तफसील से उसका अल्ट्रासाउंड किया तो उनको पता चला कि इसके ऑपरेशन की जगह पे एंडोमेट्रियोसिस हो गया है। सो इस पेशेंट की स्कार एंडोमेट्रियोसिस निकला अल्ट्रासाउंड पे, फिर हमने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की, एंडोमेट्रियमा को निकाला पेशेंट को, फिर उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट दी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके प्रीवियस ऑपरेशन ने, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन का ऑपरेशन हो या कहीं और यूजुअली जो है वो जो गायनोकोलॉजिकल ऑपरेशन होते हैं और सिजेरियन सेक्शन के स्कार होते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऑपरेशन के कोई 4-5 साल बाद भी आपको वहाँ पेन हो रहा है, कोई चीज़ फील हो रहा है कि कोई चीज़ इनसाइड है, या अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग उस जगह से हो रही है, तो इसका मतलब है कि स्कार एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। सिंपल एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, और अल्ट्रासाउंड पे अगर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की अच्छी स्किल्स हो, आराम से डायग्नोज हो जाता है, ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है। इस पेशेंट की हमने ट्रीटमेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट इज़ फाइन एंड वेल एंड शी वेंट होम विद इन 24 आवर्स। पेशेंट घर चली गई है अपने, और उसकी सर्जरी भी हो गई है। सो द थिंग इज़ दैट कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जो ट्रीटमेंट है उसी को फॉलो करें, ट्रीटमेंट से नहीं भागें। बहुत दफ़ा हम मरीज़ को कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस है, आपको बच्चे चाहिए तो आप इसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराएं, 24 घंटे में आप घर भी चली जाएंगी, और उसके बाद फिर बच्चे का इलाज ज़रूरी है। वो कहते नहीं हम एंडोमेट्रियोसिस का इलाज नहीं कराएंगे, वो दवाएं लेते रहते हैं या फिर एंडोमेट्रियोसिस को छोड़ देते हैं, और फिर आखिर में उस कंडीशन में आ जाते हैं जहाँ दोनों ओवरीज इन्वॉल्व होती हैं और बहुत ज़्यादा पेन होता है, एडिशंस बन चुकी होती हैं, दिस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियोसिस जो उनको हो गई होती है, तो फिर उनकी हम उतना अच्छा उनको सर्जिकल रिजल्ट नहीं दे सकते। तो टाइमली अपना ट्रीट करवाएं। एंडोमेट्रियोसिस अगर है तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए रिमूवल इसका आराम से हो जाता है, और ये बहुत अच्छी सर्जरी होती है। यूजुअली अगर आप टाइम पे कराएं तो आपकी ओवरीज को कोई नुकसान नहीं होता, और बाकी जो प्रॉब्लम्स आपके एब्डोमेन में हो गए होते हैं ना, जो एडिशंस हो गए होते हैं, वो भी देर एंड देन ट्रीट हो सकते हैं। आपको भी अगर कोई मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई और बात जिसके बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहें, तो आप मुझे मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं, या घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।